सीरीज ऑफ बैंकिंग साथी विच इज़ बैंकिंग अवेयरनेस। इस सीरीज़ में हम बैंकिंग अवेयरनेस की जो स्टैटिक पार्ट है उस पर हम डिस्कशन करेंगे और कुछ लेक्चर्स में जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। ये जो लेक्चर्स हैं वो उन स्टूडेंट्स को तो हेल्प करेगा ही जो रिसेंटली बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये उन लोगों को भी जो है हेल्प करेगा जिनकी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है स्टैटिक पार्ट को लेकर। सो without wasting time, first of all, I introduce myself. Myself, Kishore Nath. I am currently working as a relationship manager in one of the top private sector banks. So I will guide you in this journey, and मैं आपको कवर करूँगा आपका स्टैटिक पार्ट। तो आज के लेक्चर्स में पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कवर करी जाएंगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ बैंकिंग क्या होती है, पर्पस ऑफ बैंक क्या होता है, एक बैंक किस तरीके से प्रॉफिट कमाता है, एक बैंक के लिए एसेट्स, आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी कि एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, और एट द एंड हम ये समझेंगे कि नेट इंटरेस्ट या नेट मार्जिन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंक की बात करते हैं कि एक बैंक क्या होता है। देखिए, अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं कि बैंक क्या है, तो बैंक एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो दो पार्टीज़ को एक जगह पे लाता है, और बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो वैसे तो अगर हम बैंकिंग की बात करें आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो करंटली बैंकिंग जो है वो एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बन चुका है। आज के जो बैंक्स हैं वो मल्टीपल चीज़ें करते हैं। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रांजेक्शन्स में हेल्प करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन या इंश्योरेंस में ये भी काम करते हैं। लेकिन अगर हम प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक को समझे तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि दो पार्टीज़ है, एक है ए और एक बी। इन दोनों की जो है शॉप्स हैं, एक का जो हार्डवेयर शॉप है एक का, और दूसरे का भी मान लेते हैं हार्डवेयर शॉप है। अब क्योंकि एक बिजनेसमैन है तो वो जो है डेली बिजनेस करता है और वहाँ से कुछ कैश वो जनरेट करता है। तो कुछ कैश तो उसके पास ऐसा होगा जो वो वापस से अपने बिजनेस में लगा देता है, और कुछ कैश जिसको हम सरप्लस कहते हैं जो उसके पास ऐसे ही पड़ा रहता है, वो ये सोचता है कि यार क्यों मेरे पास ये कैश पड़ा हुआ है, क्यों नहीं मैं इसके कहीं पे इसको रख देता हूँ और उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिल जाए। तो वहीं पे बैंक का कॉन्सेप्ट आता है कि ये सोचता है कि मैं जो कैश है किसी इंटरमीडिएट या बोल सकते हैं कि मैं बैंक में रख देता हूँ और उसके अगेंस्ट में मैं एक इंटरेस्ट कमा लेता हूँ। वहीं पे जो बी है जिसका और एक हार्डवेयर शॉप है, आज उसका जो बिजनेस है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो उसे एक लोन की ज़रूरत है। उसे ज़रूरत है कि कोई उसको थोड़ी सी फंडिंग दे दे और वो अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पे भी उसको एक बैंक जैसी इंटरमीडिएट या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर वो जाके एक लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और ले सकता है। तो एक जो लोन है वो लेंडिंग और बिजनेस ही कहते हैं लोन को, अगर हम बैंकिंग के टर्म्स में बात करें। तो इसी एग्जांपल में जो ए है वो क्या करेगा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिपॉजिट करेगा अपना जो भी पैसा है बैंक में, और फर्दर जो बैंक है वो उन नीडी लोगों को जैसा कि बी है उनको वो पैसा दे देगा। और इस प्रोसेस में ही जो बैंक है वो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर लेगा। किस तरीके से, देखिए, क्योंकि ए ने बैंक को एक पैसा दिया है तो वो ज़रूर ये चाहेगा कि उसके अगेंस्ट में उसको कुछ ना कुछ मिले, कुछ इंटरेस्ट मिले। तो वहाँ पे जो है बैंक थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो ए को दे देगा, और क्योंकि बैंक ने लोन दिया है बी को तो वो इंटरेस्ट जो है चार्ज करेगा बी से। तो ये जो वर्किंग ऑफ बिजनेस है या वर्किंग ऑफ बिजनेस ऑफ बैंक है, यहीं से जो बोल सकते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक होता है। चलिए फर्दर थोड़ा इस पे और अच्छे से डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो है बैंकिंग और जो है चलता है या फिर किस तरीके से डेली बिजनेसेस होते हैं। देखिए, फर्दर समझने के लिए आपको दो तीन टर्मिनोलॉजीज जो है वो समझ लेना आपको हेल्प करेगा। जैसे कि एक एसेट्स, एक लाइबिलिटी और एक बैलेंस शीट। ओके, सो ये जो चीज़ है इसको अगर आप समझ लेंगे तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा कि बैंकिंग में एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लेमन टर्म्स में आपको समझाता हूँ कि एक इंडिविजुअल के लिए लाइबिलिटीज़ और एसेट्स क्या होती हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट है सोनू और एक स्टूडेंट है मोनू। और इस एग्जांपल में मान लेते हैं कि सोनू के पास दो मोबाइल फ़ोन्स है और उससे वो बैंकिंग साथी का जो यूट्यूब चैनल है उसको देखता है, और एक जो मोबाइल फ़ोन है वो उसके पास ऐसे ही पड़ा रहता है। और सोनू ये चीज़ जो है वो मोनू को कहता है कि मैं अपनी प्रिपरेशन इन मोबाइल्स के द्वारा करता हूँ, यूट्यूब को देख के। तो मोनू जो है वो कहता है कि यार मैं भी जो है प्रिपरेशन करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास जो है कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो सोनू कहता है कि कोई बात नहीं, एक काम कर, तू जो मेरा ये एक्स्ट्रा मोबाइल है वो ले ले और तू भी बैंकिंग साथी का जो यूट्यूब चैनल है उसको एक्सेस कर ले और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर ले। तो इसी एग्जांपल में अगर मैं एसेट और लायबिलिटी की बात करूं तो सोनू ने जो ये मोबाइल मोनू को दिया, वो मोनू के लिए क्या हुआ,
एक लाइबिलिटी हुई। क्या हुई? एक लाइबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन हुआ कि इन फर्दर कुछ डेज में ये जो फ़ोन उसने लिया है सोनू से, वो वापस से सोनू को रिटर्न करना पड़ेगा। वहीं पे सोनू के लिए जो ये मोबाइल है वो क्या हुआ? वो एक एसेट हुआ, है ना? उसके पास तो ये एसेट थे ही, ये जो दोनों ही फ़ोन है वो सोनू की तो एसेट है ही ना, क्योंकि उसी की चीज़ है। तो एसेट और लायबिलिटी का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ आपकी है नहीं और आपने कहीं से लिया है और आने वाले टाइम पे उसको आपको लौटाना है, तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है। और वो चीज़ जो आपने आपकी खुद की है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप अपने घर में रहते हैं, तो जो आपका घर है वो आपका क्या है? एसेट है। मान लेते हैं कि आपकी आपका बाइक हो सकता है जिससे आप कोचिंग क्लासेस जाते हैं, तो वो बाइक क्या है? आपका एसेट है। आपने उसको खरीदा है खुद से, उस पे जो मालिकाना हक है वो आपका है, वो किसी और का नहीं है, तो वो आपका एसेट है। वहीं पे अगर आप कभी कोई चीज़ जो है वो किसी से बोरो कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में मोनू का ले लेते हैं कि उसने सोनू से एक फ़ोन लिया है, वैसे अगर आप कोई चीज़ बोरो कर लेते हैं किसी से, तो वो आपकी ऑब्लिगेशन हो जाती है कि इन फ्यूचर आपको वो चीज़ रिटर्न करनी है, तो वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपका एसेट नहीं है। तो ये जो एक नॉर्मल एक नेचर में मैंने बताया कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या है। इसी को अगर हम एक बैंकिंग में समझे या फिर एक नॉर्मल बिजनेस में पहले हम समझ लेते हैं कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए एसेट एंड लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। जैसे कि पुराने एग्जाम्पल में हम बी की बात करें, तो बी का एक हार्डवेयर शॉप था। तो बी के हार्डवेयर शॉप में कुछ नहीं है, एसेट्स क्या होंगे बी के लिए? तो बी का एक हार्डवेयर शॉप है, तो जहाँ पर वो सामान बेचता है, मतलब उसने एक शॉप ली होगी, है ना? तो शॉप उसने एक बिल्डिंग में ली होगी जिसे हम बिल्डिंग के नाम पे बोलते हैं, मान लेते हैं बिल्डिंग है उसकी, ठीक है? तो ये बिल्डिंग क्या है? वो बी का क्या एसेट है, क्योंकि जो मालिकाना हक है वो बी का है इस बिल्डिंग में। दूसरा, हम समझते हैं कि बी जो है वो सामान बेचता है। सामान क्या बेचता है? वो नट्स वगैरह बेचता होगा, है ना? हार्डवेयर की शॉप है तो उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग टर्म्स में स्टॉक कहते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजीज है, ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। ये आपको इजीली हेल्प करता है जब करंट अफेयर्स वगैरह भी पढ़ते हैं कि एसेट लायबिलिटीज अगर कभी आया और अगर वहाँ पे कभी बिल्डिंग की बात की तो बिल्डिंग कैसे एसेट है, तो वो आपको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो बी के लिए क्या है? बिल्डिंग का एक एसेट है, स्टॉक जो वो रोजमर्रा वो बेचता है वो क्या है? वो भी उसकी एसेट है ना? अब मानते हैं बी ने तो लोन लिया था, लेकिन बी क्या करता है कि थोड़ा सा जो भी उसका कैश वो जनरेट करता है वो भी तो किसी बैंक में डिपॉजिट करता ही होगा। तो उसके पास जो कैश है वो भी क्या है? उसका एसेट है, मालिकाना हक है उसमें। और जो बी ने उस बैंक से लोन लिया था वो क्या है? लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? क्यों आने वाले टाइम पे बैंक को वो लोन वापस से रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एसेट इसके पास क्या हो सकती है? ये तीन चीज़ें या फर्दर अगर आप और भी समझे तो और भी सारे हो सकते हैं, है ना? वहीं पर जो लाइबिलिटी है वो क्या है? वो बैंक का लोन है ना? या मान लेते हैं बैंक का लोन तो उसने लिया ही है, उसके साथ उसने फ्रेंड से भी लोन लिया है, दोस्तों से, है ना? तो वहाँ पे भी ये क्या है? वो लाइबिलिटी है। तो ये जो लाइबिलिटीज और एसेट्स जिस खाते में दिखाते हैं जहाँ पे शो करते हैं उसे को ही हम बैलेंस शीट कहते हैं, और कुछ नहीं। ये बैलेंस शीट का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, एंड ऑफ द ईयर कोई भी बिजनेस जो भी इंडिया में ऑपरेट करता है या फिर आउटसाइड इंडिया भी, वो अपना एक खाता बनाता है कि यार मेरे पास अपनी कौन कौन सी चीज़ें हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें मेरा मालिकाना हक है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, कैश है, कौन कौन सी चीज़ें है, और ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें जो मेरी तो नहीं है, जिसमें मालिकाना हक मेरा तो नहीं है लेकिन वो मेरे पास है। तो उसका एक वो बनाता है, फॉर्मेट बनाता है एसेस करने के लिए कि कितना है मेरा एंड ऑफ द ईयर, ठीक है? बिजनेस साइकिल के एंड में ये बनाता है वो जिससे वो एसेस कर पाए कि फर्दर हम किस तरीके से बिजनेस करेंगे। तो ये जो बैलेंस शीट है ये कुछ नहीं है, ये आपकी लाइबिलिटीज और एसेट्स को शो करती है, ये एक खाता है। इसी में अगर मैं एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि एक बैंक का बैलेंस शीट किस तरीके से दिखेगा, मैंने आपको बैलेंस शीट समझा दिया, खाता है। वैसे ही बैंक का भी एक बैलेंस शीट बनता है, क्योंकि बैंक भी एक कंपनी है। तो बैंक भी एट द एंड ऑफ द ईयर ये देखेगा कि मेरे खाते में मेरा मालिकाना हक किस किस में है और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मेरा मालिकाना हक नहीं है लेकिन वो मेरे पास है। तो वो एक बैलेंस शीट बनाता है, ठीक है? और वहाँ पर वो दो चीज़ें शो करता है, एक एसेट, है ना, और एक लाइबिलिटी। अब बैंक के लिए क्या चीज़ें हैं जो एसेट है? देखिए, मैं बी को मैं वापस ले आता हूँ, ओके? मैं यहाँ पे बी और ए को साथ साथ लेके चलता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं बी की बैलेंस शीट है और ये ए की बैलेंस शीट है। यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी है, यहाँ पे एसेट है, यहाँ पे इसकी लाइबिलिटी है, यहाँ पे इसकी एसेट है। तो बी ने क्या किया था? पहले वाले एग्जाम्पल में बी ने एक लोन लिया था, किससे? बैंक से। तो क्योंकि बी ने एक लोन लिया है बैंक से, तो बी का उस पर उसका मालिकाना हक है उस पैसे पे? जी नहीं, उसको आने वाले साल में बैंक को रिटर्न करना है। तो बी जो अपने बुक्स में जो उसका खाता बुक है वहाँ पे वो लाइबिलिटी के साथ क्या दिखाएगा? बैंक का लोन, है ना? बैंक का लोन दिखाएगा कि मैंने लोन लिया है और आने वाले टाइम पे मैं बैंक को पे करूँगा। वहीं पे जो बैंक की बैलेंस शीट है वहाँ पर ये जो लोन है वो बैंक का एसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक को ये पैसा मिलेगा, फर्दर कुछ टाइम बाद वो पैसा मिलेगा। वहीं पे मैंने बी की और भी बात एक बी की और एक चीज़ मैंने बताई थी कि बिल्डिंग जो है उसकी, जहाँ पे वो सामान बेचता वगैरह है, वो उसका एसेट है। उसका जो स्टॉक है वो भी जो है उसका एसेट है। और मान लेते हैं कि बी जो है वो भी एक सेविंग्स अकाउंट जो है वो इसी बैंक में उसने खोल के रखा है, तो उसका जो सेविंग्स अकाउंट का जो पैसा है वो भी उसका एक एसेट है। और
अगर मैं बैंक के एसेट्स की बात करूँ तो जो ब्रांचेज होंगी जहाँ पे बैंक ऑपरेट करता है वो क्या है, बैंक के लिए एसेट है ना। और मान लेते हैं कि बैंक जो है वो थोड़ी लैंड और प्रॉपर्टीज भी उसने लेकर रखी है जहाँ पे वो फर्दर अपने ब्रांचेस को खोलेगा, तो वो भी बैंक के लिए क्या है, एसेट्स है। वहीं पे अगर मैं ए की बात करूँ तो ए ने पहले वाला एग्जाम्पल में कुछ कैश, जो उसका सरप्लस का पैसा था, सरप्लस मतलब वो पैसा जो उसने उसका बच गया बिजनेस में लगाने के बाद, वो कैश जो बच गया उसको हम सरप्लस कहते हैं। तो वो जो पैसा है वो उसने बैंक में दे दिया। मान लेते हैं अपने करंट अकाउंट, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट में समझेंगे कि सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है। अभी के लिए ये समझे कि उसने मान लेते हैं उसने सेविंग्स अकाउंट में ही अपना पैसा डाल दिया। तो ये जो है एक की बैलेंस शीट है जहाँ पे उसने सेविंग्स अकाउंट में बैंक को पैसा देकर रखा है। जिस तरीके से बी के पास बिल्डिंग और स्टॉक उसका एसेट था, वैसे ही क्योंकि हार्डवेयर शॉप है इसका भी कोई शॉप होगा बिल्डिंग, और वहीं पे उसका स्टॉक भी होगा, तो उसके एसेट्स होंगे। और लाइबिलिटी क्या होगी ए की, अभी मान लेते हैं ए ने कहीं से उधार नहीं लिया है तो ए की कोई भी लाइबिलिटी है नहीं। बैलेंस शीट में अगर मैं बैंक की बात करूं तो लाइबिलिटी साइड्स क्या आएंगी, वो पैसे जो बी ने और ए ने बैंक में रखा है, जैसे कि बी का सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि ऑब्लिगेशन है बैंक की कि आने वाले टाइम पे ये जो पैसा इन्होंने डिपॉजिट किया है वो मुझे इंटरेस्ट के साथ इन लोगों को चुकाना है, तो बैंक जो है वो लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट के दिखाता है। लाइबिलिटी कुछ भी नहीं, एक वो चीज़ है जो मालिकाना हक जिस चीज़ में नहीं है। वहीं पे जो ए का बैलेंस शीट है वो भी वो लाइबिलिटी साइड दिखाएगा। फिर ये एफ डी आर डी, अगर किसी कस्टमर ने उस बैंक में खोले होंगे, क्योंकि दो ही कस्टमर तो नहीं होंगे ना किसी भी बैंक के, उसके तो बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, तो एफ डी आर डी जो भी कस्टमर्स के होंगे वो भी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैंक ही आएंगे। तो अभी तक आपने ये समझा कि एक बैंक क्या होता है, किस तरीके से प्राइमरी बैंकिंग करता है या बिजनेस करता है, और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होती है। चलिए डेफिनेशंस पे जाते हैं। अब बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेट ऑफर्स सेविंग मनी, बी और ए ने सेविंग मनी अपने खाते में दिया, प्रोवाइडिंग लोन्स, बी को लोन दिया बैंक ने, एंड फैसिलिटेट पेमेंट एंड ट्रांसफर्स कुछ नहीं बल्कि जो यूपीआई पेमेंट वगैरह करते हैं उस चीज़ों को भी बैंक जो है वो फैसिलिटेट करता है। और बैंक जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेज करने में मनी को और सपोर्ट करने में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। ये जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है इसको हम फर्दर लेक्चर्स में समझेंगे कैसे बैंक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इकोनॉमी का, और किस तरीके से वो हेल्प करता है इकोनॉमी को स्टेबल रखने में। अभी के लिए आप ये समझे जो हमने प्रीवियसली पढ़ा कि लाइबिलिटी और एसेट क्या है, इनके डेफिनेशंस को देखिए कि लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, ये एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है कि आने वाले टाइम पे मुझे ये लौटाना है। क्योंकि हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें बैंकिंग लाइबिलिटीज और बैंकिंग एसेट्स को समझना ज़्यादा जरूरी है। सो अ बैंक लाइबिलिटीज आर इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन सच एज कस्टमर डिपॉजिट्स, ठीक है, या फिर कहीं से उन्होंने बोरो किया है फंड, किसी दूसरे बैंक से फंड बोरो किया अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, ऐसा होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है, लाइबिलिटीज है एक बैंक की। वहीं पे अगर मैं एसेट्स की बात करूँ तो फॉर अ बैंक एसेट्स आर रिसोर्सेज लाइक लोन्स जो उन्होंने कस्टमर्स को दिए हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट्स कौन से, जैसे कि उन्होंने लैंड एंड प्रॉपर्टीज खरीद के रखी थी कि फर्दर जब ऑपरेशंस बढ़ेंगे या फिर जब हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हम और ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो खोलेंगे, तो ये सारी क्या है वो इन्वेस्टमेंट्स है। या फिर रिजर्व्स कुछ नहीं होते, रिजर्व्स ये होते हैं कि जिस साल आपने प्रॉफिट कमाया उस टाइम उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में पूरा का पूरा नहीं लगाया, थोड़ा सा पैसा रख दिया अनसर्टेन इवेंट्स के लिए, तो उस चीज़ों को हम रिजर्व्स कहते हैं। और लास्ट वाली लाइन लिखी है कि दिस एसेट्स रिप्रेजेंट द बैंक्स क्लेम, मालिकाना हक, ये एसेट्स जो होते हैं वो मालिकाना हक दिखाती है। वहीं पे लाइबिलिटीज जो होती है वो एक ऑब्लिगेशन होती है जो मालिकाना हक नहीं दिखाती। आई थिंक आप लोगों को ये ब्रॉडली समझ में आ गया होगा कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है हमारा नेट मार्जिन। देखिए नेट मार्जिन कुछ भी नहीं है, नेट मार्जिन बस एक प्रॉफिट है जो बैंक कमाता है। कैसे, प्राइमरी बिजनेस ऑफ बैंकिंग समझते हैं कि नेट मार्जिन एक बैंक कैसे कमाता है। मान लेते हैं बैंक है, ये ए है और ये बी है। वापस से प्रीवियस एग्जांपल, तो इसी एग्जांपल में, क्योंकि पहले के एग्जांपल में ए ने डिपॉजिट किए थे कुछ पैसे, और ए क्योंकि डिपॉजिट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में ए चाहेगा कि कुछ ना कुछ उसे इंटरेस्ट भी बैंक की तरफ से उसको मिले, है ना। तो बैंक क्या करेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे ए के बैंक में दे देगा, उसी को हम इंटरेस्ट पे आउट कहते हैं। या फिर आगे बोल सके तो बैंक जो है उसी पैसे से बी को लोन दे देगा क्योंकि लोन की जरूरत थी बी को, और वहाँ से वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो क्योंकि बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इसको भी अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए प्रॉफिट जो है वो जनरेट करना है, तो वो ये कहेगा कि एक हो कि मैं तुमसे डिपॉजिट तो ले रहा हूँ लेकिन मैं सिर्फ तुमसे 3% ही दे पाऊंगा इस पर। ए भी ये सोचेगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो ये पैसा है ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो अगर मुझे 3% भी मिल रहा है इसके अगेंस्ट में तो ठीक है, तो डिपॉजिट कर देगा। वहीं पे बैंक बी को बोलेगा क्योंकि मैं तुम्हें एक लोन दे रहा हूँ और मैं रिस्क ले रहा हूँ कि पता नहीं ये लोन तुम वापस दोगे या नहीं, तो वहाँ पे वो कहेगा कि मैं 9% का तुमसे चार्ज करूँगा। तो ये जो डिवीजन है कि एक जगह वो जहाँ से डिपॉजिट ले रहा है वहाँ पे तो सिर्फ 3% ही दे रहा है, और जहाँ पे लोन दे रहा है वहाँ पे 9% चार्ज कर रहा है। तो यही है आपका नेट मार्जिन कि यहाँ पर बैंक ने 6% का जो है प्रॉफिट कमा लिया, लिया तो 3% और दिया तो 9%। तो यही है नेट मार्जिन का कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन पे जाते हैं। नेट मार्जिन फॉर अ बैंक इज द परसेंटेज ऑफ नेट इनकम प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंस, कुछ नहीं, प्रॉफिट एक्सपेंस को हटाने के बाद कंपेयर टू टोटल रेवेन्यू। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ एफिशिएंट कोई बैंक है
जो अपने मैनेज कर सकते हैं ऑपरेशन या एक्सपेंस को। जितना ज़्यादा एक बैंक अपने नेट मार्जिन को हाई रखेगा, उतना ही ज़्यादा वो पोटेंशियल रखेगा आने वाले टाइम पे और ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको एक क्लैरिटी आई होगी कुछ टॉपिक्स के ऊपर कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होती है, और एट द एंड नेट मार्जिन क्या होता है। आने वाले वीडियोस में जो फर्दर लेक्चर्स होंगे उसमें और भी इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजीज है जो आपको हॉन्ट करती है उनको हम समझेंगे और एक बार लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे। आपको कोई भी जो नोट्स है वो प्रिपेयर नहीं करने। एट द एंड ऑफ द सीरीज में आपको हैंडफुल ऑफ नोट्स जो आप यहाँ देख रहे हैं वही मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूंगा जो आपको बहुत हैंडी होंगे व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो टुडे फॉर टुडेज वीडियो आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल को और एक हिस्सा बन सकते हैं इसको ग्रो कराने में। थैंक यू सो मच।